हाँ तो नमस्कार बच्चों, डिराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी और आप लोग बहुत लगन और मेहनत के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल, भस्म और क्षार के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज के क्लास में सीखेंगे। तो बच्चों, आप लोग क्लास में बने रहिएगा और सभी के सभी प्रश्न को अच्छी तरह से सीखिएगा। और बच्चों, इनमें से बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। बच्चों, कहते हैं कि शिक्षा, आज के युग में शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में बिना शिक्षित व्यक्ति अंधे के समान होता है। तो बच्चों, आप लोगों को शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण करना है ताकि आपको भी कोई अंधा व्यक्ति ना कहे, क्योंकि बच्चों बिना शिक्षा के व्यक्ति अंधे के समान होते हैं। इसलिए आप लोगों को शिक्षा ग्रहण कर शिक्षित बनना है और आप अपना माता पिता गुरुजनन के साथ साथ अपने देश का भी मान और गौरव को बढ़ाना है। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हुए आज का पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है बच्चों, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? कि कोई ऐसा विलयन है जो लाल लिटमस को, ध्यान दीजिएगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या कर देता है? ये लाल लिटमस है और इसे कैसा कर देता है? तो नीला कर देता है। ध्यान दीजिएगा, लाल लिटमस को कैसा कर देता है बच्चों? तो नीला कर देता है। ध्यान दीजिए बच्चों, कोई विलयन लाल लिटमस को अगर नीला कर रहा है, लाल लिटमस को अगर नीला कर रहा है तो वह विलयन संभवतः क्षारीय विलयन होगा और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 10। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 10। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों, एसिटिक अम्ल का जो गंध है वह सिरका सी गंध होता है, क्योंकि आपको पता है कि तनु एसिटिक अम्ल से ही सिरका बनता है, अर्थात 4 से 5% तनु एसिटिक अम्ल से ही सिरका का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में हम कह सकते हैं कि उसके लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यह सिरका सी गंध देता है। यह कैसा गंध देता है बच्चों? सिरका के जैसा गंध देता है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। कहा कि एल्कोहल में उबली पत्ती, कि एल्कोहल में किसी पत्ती को उबाल देंगे और उसे क्या, तो आयोडीन की विलयन, उस पर आयोडीन की विलयन की कुछ बिंदे जब डालेंगे तो पत्ती का रंग क्या हो जाएगा? पत्ती का रंग नीला काला हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कह रहा है फिर से समझिए, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? तो पत्ती का रंग नीला काला हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बच्चों, एक बात और जानिए आप लोग कि आज का जो
आप लोग का जो क्लास है इसमें जितने भी हमने प्रश्न डाला हुआ है ये सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड अर्थात एनसीईआरटी पुस्तक के आधार पर एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित हमने सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाला है। इसलिए बच्चों और एग्जाम में भी जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए आप लोग को सवाल को बढ़िया से सीखना है और विश्वास कीजिए बच्चों इससे एक भी बाहर सवाल आपका दूसरा चैप्टर से नहीं रहेगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपच, जिसे हम लोग अपना भाषा में कहते हैं अनपच अर्थात खाना नहीं पचा। ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पेट में अनपच हो जाता है, अन्न नहीं पचता है, अपच हो जाता है, तो हम लोग औषधि के रूप में एंटासिड या एंटीसिड का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, एंटासिड या एंटीसिड। बच्चों एनसीईआरटी के बुक में एंटीसिड लिखा हुआ है, वहीं अगर भारतीय वन की बात करेंगे तो एंटासिड लिखा हुआ है। इसलिए आपको कंफ्यूज वहां नहीं होना है, एंटासिड और एंटीसिड दोनों एक ही चीज है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बच्चों, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। आपका राइट आंसर 7 हो जाएगा। थोड़ा सा बच्चों पीएच मान के बारे में अगर हम जान लें तो पीएच मान 1 से लेकर के 14 तक पीएच स्केल पर बताया गया है। 7 से कम पीएच मान वाले अम्ल होते हैं, 7 से अधिक पीएच मान वाले क्षार होते हैं और 7 पीएच मान वाले उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। कई बार आपको पूछा जाएगा पानी का पीएच मान या जल का पीएच मान क्या होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है, अर्थात जल एक उदासीन विलयन माना जाता है, अर्थात जल एक उदासीन विलयन है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते बच्चों, निम्नांकित में से कौन लवण है? ध्यान दीजिए बच्चों, यहां आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा लवण है। अगर हम बात कर लें HCl तो ये आपका अम्ल है, NaOH ये आपका भस्म है, क्षार है, और बात कर लें NH4 और OH ये भी आपका भस्म है, क्षार है, लेकिन K2SO4 यह आपका लवण है। K2SO4 क्या है? आपका लवण है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बच्चों, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? ध्यान दीजिए बच्चों, लाल तप्त आयरन पर अगर हम लोग जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो वो बच्चों आपका Fe3O4 बनता है, जिसे हम लोग मैग्नेटाइट भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटाइट कहेंगे। ये कब बनेगा बच्चों? कि जब लाल तप्त आयरन पर, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प की बूंदे जब हम लोग प्रवाहित करेंगे तो उससे वो क्या बन जाएगा? Fe3O4 अर्थात मैग्नेटाइट बन जाएगा। और मैग्नेटाइट क्या है बच्चों? तो आयरन का एक अयस्क है। आयरन का क्या है? लोहा का क्या एक अयस्क है। इसे भी आप लोग को याद रखना है। और एक चीज और बच्चों, आयरन Fe लोहा, ध्यान दीजिए Fe लोहा, इसे हम लोग आयरन भी कहते हैं, इसे फेरस भी कहते हैं। तो इसका जो प्रमुख अयस्क है, प्रमुख अयस्क जो है बच्चों, प्रमुख अयस्क हेमेटाइट अयस्क है। क्या अयस्क है? हेमेटाइट अयस्क। क्या है? हेमेटाइट या हेमाटाइट, हेमेटाइट भी लिखा रहता है, कहीं हेमाटाइट लिखा रहता है, तो आपको याद रखना है। और आपको इसको याद कैसे रखना है? तो याद रखिएगा, लोहा मजबूत, लोहा टाइट होता है। लोहा क्या होता है? टाइट होता है, अर्थात हेमेटाइट। लोहा क्या याद रखना? मजबूत टाइट होता है, अर्थात लोहा का अयस्क क्या हम लोग कहेंगे? हेमेटाइट। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक और बात बच्चों, अगर आपसे पूछ दे कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो एल्युमिनियम का अयस्क बक्साइड होता है। आपको याद रखना है कि आपके घर में जो बक्सा है वो एल्युमिनियम का है। आपको क्या याद रखना है? आपके घर में जो बक्सा है वो एल्युमिनियम का है, उसको दिमाग में सेट कर लेना है। अर्थात
बक्सा एल्यूमिनियम का है, अर्थात एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अर्थात एल्यूमिनियम का अयस्क बक्साइड होता है। क्या होता है? बक्साइड होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच होता है? तो हमारे शरीर में पीएच 7.0 से 7.8 होता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है? इनमें से कौन ऐसा है जो भिन्न है, जो क्या है? अलग है। अगर हम बात कर लें बच्चों चूना पत्थर की, खड़िया की, संगमरमर की, तो ये सारे कैल्शियम से बने हुए हैं। ये सारे कैल्शियम के यौगिक हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम के यौगिक नहीं है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? हमने अभी तुरंत बताया है कि 7 से अधिक क्षारक होता है। 7 से अधिक क्या होता है? क्षारक होता है। तो देखिए 7 से अधिक कौन है? 13। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला सवाल है बच्चों, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या कह रहा है बच्चों कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल मतलब ताकतवर अम्ल है। ध्यान दीजिए बच्चों, इनमें से सल्फ्यूरिक अम्ल आपका प्रबल अम्ल है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? H2SO4। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा। अम्लों का राजा भी कहा जाता है ना? किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है। किसे? सल्फ्यूरिक अम्ल को। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड याद रखिएगा बच्चों, अम्लीय ऑक्साइड अर्थात अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम आपका यहाँ कितना है? 4। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल अर्थात किसी का संक्षारण करता है, बचाव करता है, देखरेख करता है। तो उनमें से बच्चों आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो है क्या है? एक संक्षारक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? एक संक्षारक अम्ल है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है? बच्चों अगर हम लिटमस पत्र की बात करेंगे तो लिटमस पत्र थेलोफाइटा समूह के, ध्यान दीजिएगा, थेलोफाइटा समूह के एक पौधा लाइकेन जिसे लिचेन कहा जाता है, LICHEN, लिचेन। क्या कहा गया? लिचेन। हालांकि इसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। अर्थात आपको याद रखना है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है वह किस पदार्थ का होता है? तो लाइकेन का होता है, लिचेन का होता है। हो सकता है बच्चों सवाल में आपको लिचेन लिख दे तो आपको घबराना नहीं है। लिचेन अंग्रेजी नाम है और हिंदी में उसे हम लोग लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? अगर जल में भस्म को घोल देंगे जो पदार्थ बनेगा उसे हम लोग क्षार कह देते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अर्थात हम लोग कहेंगे कि जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO का पीएच मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है 10.5, 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में कौन द्विधारकीय अम्ल है, कि निम्न में से कौन सा ऐसा अम्ल है जो द्विधारकीय अम्ल है। तो बच्चों H2SO4 जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, यह आपका द्विधारकीय अम्ल है। क्या है? द्विधारकीय अम्ल है। अगला प्रश्न है बच्चों, बैटरी का अम्ल है, अर्थात बैटरी अम्ल कौन है। तो बैटरी अम्ल सांद्र H2SO4, बैटरिकों में सांद्र H2SO4 को भरा जाता है, इसलिए हम लोग बैटरी अम्ल किसे कहते हैं? सांद्र H2SO4। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि क्या कहा गया बच्चों कि एसिटिक अम्ल जो है एक कमजोर अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, क्योंकि ये कम आयनित होते हैं, अर्थात उस पर कम माइनस पावर होता, कम माइनस चार्ज होता है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? सबसे ताकतवर लवण की अगर बात करेंगे बच्चों तो वह हमारा नमक है, NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, जिसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और इसे हम लोग अपनी भाषा में साधारण, अपनी भाषा में साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। इसे अपनी भाषा में क्या कहते हैं? साधारण, क्या बात है, इसे अपनी भाषा में साधारण नमक कहते हैं। इसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। और ये कहां से, प्रायः यह कहां से प्राप्त किया जाता है? समुद्र के जल से। किससे? समुद्री जल से, समुद्री जल से प्राप्त होता है ना। कहां से प्राप्त होता है? समुद्री जल से। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन अर्थात टूथपेस्ट प्रायः क्या होता है? तो दांतों को साफ करने के लिए जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो दंतमंजन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वह क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि हमारे मुख में अम्लीयता आ जाती है, जिसके कारण से अगर हम लोग क्षार को, अगर हम लोग दंतमंजन से मुंह धोते हैं तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर लेता है और मुख में उदासीनता आ जाती है, जिससे क्या होता है? मुख अच्छी तरह से साफ हो जाता है। तो क्या कहा? दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन कैसा होता है? क्या होता है? तो प्रायः वह क्षारीय होता है। दंतमंजन क्या होता है? क्षारीय होता है। याद रखिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बच्चों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, या जल का भी ऐसे आपको पीएच मान कह दे तो वो भी आपका 7 होता है। चलिए अगला सवाल बच्चों, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान 7 से कम हो जाता है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो उसका अम्लीय विलयन बनता है, और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है बच्चों, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल बच्चों, कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है। CaO होता है, इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। आपका राइट आंसर कली चूना का क्या हो जाएगा? CaO। क्या हो जाएगा? CaO। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बच्चों, कई बार ये एग्जाम में पूछ चुका है ना। चलिए अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? अर्थात निम्न में कौन सा ऐसा विलयन है जिसका उपयोग हम लोग दीवार की पोताई करने में, रंगाई करने में करते हैं? तो वह आपका है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग भाखरा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे भाखरा चूना कहते हैं, है ना। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, Ca और OH का होल 2, Ca और OH का होल 2। चलिए अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, भाखरा चूना को ही बुझा हुआ चूना कहा जाता है, अर्थात आपका राइट आंसर CaOH का होल 2 होता है। अभी तुरंत हमने आपको कहा बच्चों, इसको क्या कहते हैं? भाखरा चूना, और इसे हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
हैं बुझा हुआ चूना। चलिए आपका अगला सवाल है बच्चों, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा? तो लवण है उसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 7 से अधिक। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 7 से अधिक। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल होता है। याद रखिएगा बच्चों, हालांकि यह सवाल आपका चौथा चैप्टर का सवाल है लेकिन आ गया है इसमें। चलिए अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? ध्यान दीजिए बच्चों, क्या पूछा जाए आपसे, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस को नीला जो कर रहा है तो वो क्षार होगा। तो क्षार किस में होता है? OH में होता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा OH माइनस। चलिए अगला सवाल है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता। अब देखिए नीला को लाल कर रहा है, नीला को लाल करता है तो वो अम्लीय हो गया, नीला से लाल हुआ तो वो अम्लीय हो गया। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम यहाँ आपका कौन है? 5 है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? बच्चों कि अगर आपको ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त करना है तो किस चीज को ग्रहण करने से आएगा? तो आपका टमाटर है। क्या है बच्चों? टमाटर है। लालू भाई लाल टमाटर है। टमाटर को अगर आप ग्रहण कीजिएगा तो इससे आपको क्या मिलेगा बच्चों? तो ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी टमाटर। अगर हम बात कर लें बच्चों संतरा का, तो संतरा का क्या होता है बच्चों? तो संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। संतरा में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, संतरा में, नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा। और सिरका में बच्चों एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल। और इमली में टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा? टार्टरिक अम्ल। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि लड़कियां जो होती है इमली बहुत ज्यादा खाती है, इमली खाई और बस टर्टर करना शुरू। तो आपको क्या याद रखना है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। अगला सवाल है बच्चों, एक जांच परख नली के लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। लोहे की कील को डुबाया गया और आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, अर्थात विलयन का रंग बदल चुका है। तो वह विलयन कौन सा था? तो आपको याद रखना है बच्चों कि वह विलयन कॉपर सल्फेट का था। किसका विलयन था? कॉपर सल्फेट का विलयन था। आपको याद रखना है कि अगर हम लोग एक परख नली में लोहे की कील को रखेंगे और उसमें कुछ विलयन डाला हुआ है और आधे घंटे या कुछ समय के बाद अगर उस विलयन का रंग बदल जाता है तो हम कहेंगे कि जो विलयन था वह विलयन कॉपर सल्फेट का विलयन है। अगला सवाल है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, कई बार ये एग्जाम में पूछ चुका है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O, अर्थात आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियों के बनाने में होता है और किसी के हड्डी टूटने पर डॉक्टर लोग हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दीवार की चुनाई में भी पीओपी के रूप में हम लोग करते हैं बच्चों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का और भी उपयोग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियों के बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर में
और दीवालों पर चुनाई करने के लिए, जिसे हम लोग पीओपी कहते हैं, तो इन सभी जगहों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, इंटू हाफ H2O होता है। याद रखिएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल है, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है। अगला सवाल है बच्चों, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? कहा जाए कि अगर लिटमस पत्र को हम डाल दिए हैं, अगर वह विलियन ना तो अम्लीय हो रहा है और ना ही क्षारीय, वह विलियन ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, तो वह किस रंग का हो जाएगा? तो वह बैंगनी रंग का हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा? बैंगनी रंग का होगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, आयोडीन युक्त नमक किसको कहते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा, आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन को उपयोग किया जाता है, जिसमें NaCl KI को भी मिलाया जाता है और NaCl के साथ साथ KiO3 को भी मिलाया जाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों आपका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो हमने कहा बच्चों अभी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का, अभी तुरंत देखिए क्या हमने बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ, मतलब आधा, हाफ H2O। इसी से आपको पकड़ लेना आंसर बच्चों। देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, है ना, अर्ध माना आधा, अर्ध मतलब आधा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो याद रखिएगा, लौंग तेल एक गंधीय सूचक है, क्योंकि उससे हल्की फल्की गंध आती है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, दही में कौन सा अम्ल होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बच्चों। दूध दही से जितना चीज जुड़ा हुआ है सबको एक ही शब्द याद रखिएगा, लैक्ट। क्या शब्द याद रखिएगा बच्चों? लैक्ट। अर्थात दही में कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल है। ये भी पूछेगा बच्चों कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। फिर पूछेगा बच्चों, दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? तो उसका भी नाम लैक्टोमीटर है बच्चों, जिसे हिंदी में दुग्ध मापी भी कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? दूध दही जैसे आया लैक्ट, आपको एक ही शब्द याद रखना, लैक्ट। क्या याद रखना? दूध दही के लिए लैक्ट याद रखना है। अर्थात दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और जीवाणु कौन सा? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। चलिए अगला सवाल है, शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है? अभी तुरंत हमने आपको बताया कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है बच्चों। किनके द्वारा? डॉक्टरों के द्वारा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? तो ध्यान दीजिए बच्चों, एसिटिक अम्ल को सिरका से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? सिरका से प्राप्त किया जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? अभी तुरंत हमने बताया, सिट्रिक अम्ल संतरा या नींबू से प्राप्त होता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, टार्टरिक अम्ल इनमें से किनमें पाया जाता है? अभी तुरंत हमने कहा कि लड़कियां इमली खाती है, टर्टर करती है, तो याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक और नेटल पौधा बच्चों, जिसमें हम लोग कहते हैं उलकुशी का पौधा, उन पौधों के अगर रोए में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा कि चींटी के डंक में और नेटल पौधे के डंक में क्या पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसके चुभ जाने से
जलन महसूस होने लगता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है बच्चों, दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? ध्यान दीजिए, जब हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 5.5 से कम पीएच मान। क्या होता है? 5.5 से कम पीएच मान। ये सब सवाल बच्चों एनसीईआरटी बुक का सवाल है, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल बच्चों, हमारे पेट या उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ध्यान दीजिए कि हमारे पेट में या हमारे उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है बच्चों। यह अम्ल हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि यह अम्ल हमारे भोजन के साथ जाने वाले जीवाणु कीटाणुओं का भक्षण कर उसे मार करके खत्म कर देता है, ताकि उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। और इस अम्ल के अधिक स्राव होने से बच्चों नुकसान भी होता है, पेट में गैस का शिकायत हो जाता है और पेट में दर्द भी होने लगता है। और कभी कदार जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में स्राव होने लगता है तो हमारे पेट की आंतरिक दीवार को धीरे धीरे वो सूजन करके गलाने लगता है, जिससे पेप्टिक अल्सर हो जाता है और वही अल्सर आगे बढ़ करके पेट का कैंसर बन जाता है। आपको याद रखना बच्चों कि हमारे पेट या उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग HCl भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र HCl होता है। जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl होता है। अगला सवाल है बच्चों, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो हमने कहा था कि जितना पीएच मान कम होगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, और जितना पीएच मान अधिक होगा उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? अधिक अम्लीय होगा तो पीएच मान कम होगा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 1। चलिए अगला सवाल है बच्चों, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र अर्थात धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बेकिंग पाउडर का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। आपको याद रखना है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पोटेशियम के, तो यहां देखिए आ गया KNO3 को पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। आपका राइट आंसर सी हो गया। अगला सवाल है बच्चों, जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग होता है? कि जल में जब अस्थायी कठोरता आ जाता है तो उसको हटाने के लिए धोवन सोडा का अर्थात सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है बच्चों। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है बच्चों। किसके लिए? जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है बच्चों। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है किसमें? अग्निशामक यंत्र में। जब कहीं आग लग जाती है बच्चों तो आप लोग देखे होंगे
आपके विद्यालय में या गैस एजेंसी में या बैंक में देखते होंगे कोना में एक गोल सिलेंडर रंग का रखा रहता है, पाइप लगी हुई रहती है। वो छोटा अग्निशामक यंत्र है कि यदि कहीं आग लग जाता है तो उसके घुंडी को जब दबाया जाता है तो प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग का दुश्मन होता है, वो आग को बुझाने का काम करता है। तो उनमें जो अग्निशामक यंत्र है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भरा जाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट होगा, मिस्टेक, हेमीटा लिखा गया है। हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो इसका अलग नाम क्या है बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। और जिप्सम से ही बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाया जाता है। याद रखिएगा, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अगला है बच्चों, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल है बच्चों। यही अम्ल चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में और यही अम्ल बच्चों नेटल के डंक में भी पाया जाता है। कौन सा अम्ल बच्चों? मेथेनोइक अम्ल। और मेथेनोइक अम्ल का IUPAC नाम, मेथेनोइक अम्ल क्या है? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। मेथेनोइक अम्ल क्या है? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। अगला सवाल है बच्चों, अम्ल का pH मान क्या होता है? तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। उदासीन का pH मान 7 के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है और उदासीन का pH मान 7 के बराबर होता है। एक ट्रिक और देख लीजिए बच्चों, हमने आपको क्या, 7 है आपका मेन बॉर्डर, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, 7 से कम, 7 से अधिक, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कम अधिक, कम और अधिक, समझिएगा बात। कम याद रखिए अम्ल, ठीक, पहले ओ आता है तो कम है, अब बाद में क्या आता है? क्षार आता है तो 6 से अधिक है। तो क्षार का pH मान 7 से अधिक, अम्ल का pH मान 7 से कम और बीच में जो बच गया वो हो गया आपका उदासीन। क्या हो गया? उदासीन। याद रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है? ये प्रश्न तो बच्चों 8वें से शुरू हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड होगा बच्चों। CO2 गैस है जो चूने पानी के रंग को दूधिया कर देता है। आपका अगला सवाल है बच्चों, निम्न में कौन सा भस्म नहीं है? इनमें से कौन ऐसा है जो भस्म नहीं है बच्चों? तो ये देखिए NaCl बच्चों, NaCl आपका क्या है बच्चों? लवण है। क्या है? लवण है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक एक लवण है, तो आपका भस्म या क्षार नहीं होगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कितना प्रतिशत? तो 4 से 5% पाया जाता है। चलिए अगला सवाल बच्चों, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो लवण बन जाता है। अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो लवण बन जाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम होना चाहिए। 5.6 से कम होना चाहिए। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 5.6 से कम। चलिए अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो बच्चों ये भी केमिकल है, ये भी केमिकल है। प्राकृतिक सूचक आपका
हल्दी हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक आपका हल्दी हो जाएगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, निम्नांकित में कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड P2O5 है, P2O5 एक क्षारीय ऑक्साइड है। चलिए अगला सवाल बच्चों, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है कि बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? तो याद रखिएगा बच्चों, बेकिंग पाउडर को सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल के मिलाने से बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल को मिलाने से बनता है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, ओलेइक स्टीयरिक एवं पामिटिक कैसा अम्ल है? तो ये सब बच्चों वसीय अम्ल है। याद रखिएगा बच्चों, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि ओलेइक स्टीयरिक और पामिटिक कैसा अम्ल है? तो वह एक वसीय अम्ल है बच्चों। कैसा अम्ल है? वसीय अम्ल है। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीला को लाल करने वाला कौन है? ध्यान दीजिए, नीला को क्या कर देगा बच्चों? लाल कर देगा। नीला को क्या कर देगा बच्चों? लाल कर देगा। तो नीला को लाल करने वाला अम्ल होता है बच्चों, कौन होता है? अम्ल होता है। और अगर लाल को नीला कर रहा है, जस्ट अपोजिट है बच्चों, और लाल को अगर नीला कर रहा है, ध्यान दीजिए, लाल को नीला करने वाला क्षार होता है, लाल को नीला करने वाला क्षार होता है। लेकिन यहां नीला को लाल कर रहा है तो अम्ल हो जाएगा, राइट आंसर सी। चलिए अगला सवाल है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने वाला नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बच्चों? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है? अभी तुरंत बच्चों हमने आपको बताए कि लाल को नीला करे, लाल को नीला करे तो क्षार, और क्षार होता है बच्चों OH आयन, क्षार होता है बच्चों OH आयन। क्या होता है? OH आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र अर्थात कपड़ा धोने वाला सोडा या वॉशिंग पाउडर या धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र बच्चों क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, दूध से दही बनाने में कौन सी क्रिया होती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों कि दूध से दही बनाने की क्रिया किण्वन क्रिया होती है। दूध से दही बनाने की क्रिया किण्वन क्रिया होती है। क्या होती है? किण्वन क्रिया होती है। याद रखना है। आपका अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है। शुष्क बर्फ, सूखा बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला सवाल है बच्चों, चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल का रासायनिक नाम है बच्चों, एक ऑप्शन 2 3 4, चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना जल कहते हैं। इसी को बच्चों भाखड़ा चूना भी कहते हैं। इसी का उपयोग बच्चों दीवार की रंगाई में करते हैं, दीवार की रंगाई में करते हैं। याद रखिएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल है बच्चों, यशद पुष्प, यशद पुष्प अर्थात फिलोस्पर वूल क्या है? तो यशद पुष्प जो है जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। ZnO जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहा जाता है, फिलोस्पर वूल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्या है। चलिए अब सवाल नहीं है तो बच्चों हमने
अम्ल, भस्म और क्षार से कुल 78 प्रश्न को कलेक्ट किया था। कितने प्रश्नों को? 78 प्रश्नों को। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग अच्छी तरह से सीखे भी होंगे। बहुत ऐसे प्रश्न उत्तर होंगे बच्चों जो आपको अभी ही याद हो गया होगा। और बाकी आप लोग बार बार वीडियो को देखते रहिएगा और अपने नोटबुक पर उसको नोट कर लीजिएगा और जितने भी प्रश्न मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है उसको अधिक से अधिक याद कीजिएगा। बच्चों, जब आप क्लास को अच्छी तरह से देखते हैं, अटेंड करते हैं, तो आपके अंदर का जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन समाप्त हो जाता है और आप बिल्कुल सेटिस्फाइड आंसर को लगाते हैं। लेकिन इस तरह से जब हम लोग पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आता है। लेकिन अगर कोई चीज को देखते नहीं है और मन ही मन पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि एग्जाम आते आते आप लोग बहुत सारे प्रश्न को याद कर लेते हैं, जिसके कारण से वहां आपको कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है और हो सकता है कि कभी कभार कंफ्यूजन से आपका प्रश्न गलत भी हो जाता है, आपका उत्तर गलत भी हो जाता है। तो यह जो क्लास है बच्चों, यह वीडियो जो है बच्चों, आपको उस कंफ्यूजन से 100% दूर भगाने का काम करेगा। आपका जो समस्या कंफ्यूजन का, उसका समाधान हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, इस बार हम लोगों का लक्ष्य है, नारा क्या है? अब की बार 450 पार, अब की बार 450 पार। धन्यवाद।